हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत चैनल पर आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज की जो मेरी टॉपिक होगी वह ये होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता संप्रभुत्व कैसे। जी हाँ, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व कैसे है, आज की टॉपिक मेरी यही होगी। देखिए मित्र, ये टॉपिक बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज की जो टॉपिक है ये संपूर्ण संविधान पर एक बेसिक समझ बनाने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यकीनन मानिए कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो फिर संविधान में आपका पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आप डेली सुनते चले आ रहे हो लेकिन उनका आपस में एक दूसरे से क्या लिंक है ये आप कभी नहीं स्थापित कर पाए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद व सुनने के बाद आप उन सारे संवैधानिक शब्दावलियों को न केवल इंटरलिंक स्थापित कर पाएंगे बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व क्यों होती है। आपने तो अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जी हाँ, ये जो कोटेशन दिया गया है, इस कोटेशन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। दूसरा, ये आप अक्सर सुनते आए हैं कि हमारे भारतीय संविधान में संप्रभुत्व किसको माना गया है, संसद के तीनों, संविधान के तीनों अंगों को या संविधान को या तो जनता को, तो जनता को। तो कैसे जनता संप्रभुत्व है, आज इस चीज़ को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, एक लाइन जानने से ये पर्याप्त नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान में जनता को संप्रभुत्व कहा जाता है, बल्कि ये जानना आवश्यक है कि आखिर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। बाकी अन्य लोगों को क्यों नहीं कहा जाता है, उनको भी तो कहा जा सकता है, लेकिन उनको क्यों कहा जाता है ये जानने से आवश्यकता नहीं है कि किसको जाना जाता है, बल्कि ये जानने के लिए उतना ही आवश्यक है कि इनको क्यों नहीं कहा जाता है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि लोकतंत्र, हमारा सवाल यही है कि भारतीय संविधान या लोकतंत्र में जनता संप्रभुत्व या सर्वशक्तिमान या सर्वोच्च शक्ति जनता के पास क्यों होती है। लोकतंत्र में जनता संप्रभुत्व कैसे ये आज की मेरी टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अब्राहम लिंकन का भी एक स्टेटमेंट याद करना होगा। इनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर है जहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए संविधान बनाया जाता हो, ऐसा संविधान लोकतांत्रिक कहलाता है। जनता का यानी कि जो सरकार बनती है, जो सरकार बने, इस सरकार किसके लिए है, ये सरकार किसकी है, तो ये सरकार जनता की है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा इनको चुना जाता है और जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है, वो किसके लिए लाई जाती है, जनता के लिए ही लाई जाती है। जो शासन किया जाता है वो किसके लिए, जनता के लिए ही किया जाता है। अब ये योजनाएं के लिए आप जानते हो मित्र कि इस योजनाओं में किसकी भूमिका होती है, मंत्री की भूमिका होती है, या तो हम कह सकते हैं नौकरशाह की भूमिका होती है,
नौकरशाह की भूमिका होती है, तो ये जनता के क्या कहलाते हैं? ये जनता के सेवक कहलाते हैं। और ये जनता के क्या हैं? नौकर हैं। ये जनता के नौकर हैं। ये जनता के लिए शासन करते हैं। अब्राहम लिंकन का कथन क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और दूसरी चीज, अब सवाल ये होता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब मित्र होता क्या है, इस चीज को यहां पर देख लेते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। लोकतंत्र, लोक माने जनता सीधे शब्दों में, और तंत्र माने सरकार, यानी कि जनता की सरकार जहां हो उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा हटाया जा सके और जनता के द्वारा चुना जा सके, उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी यह पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है कि जनता भारतीय संविधान में संप्रभुत्व क्यों। तो इस चीज को समझने के लिए आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना आप देखेंगे, तो इस प्रस्तावना के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा। वहाँ पे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए। अब वहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व जो शब्द यूज किया गया है वो भारतीय जनता के लिए ही किया गया है। हम लोग यानी कि वो संविधान सभा ये कहते हैं, संविधान सभा या संविधान निर्माता ये कहते हैं कि जो भी कानून बनाया जा रहा है या जो कानून बनाकर लागू किया जाएगा वो किसके लिए है? वो भारतीयों की भावनाओं से, आस्थाओं से जुड़ा होना चाहिए। उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक, उनके भौगोलिक भावनाओं से जुड़कर बना होना चाहिए। और उनके भावनाओं को ध्यान में रखकर संविधान सभाओं ने संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया और उनके प्रति ही समर्पित किया। और उसी आधार पर संविधान के अन्य भागों को तैयार किया गया। और उन भागों को एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में जनता ही संप्रभुत्व है। क्लियर? अब इस चीज को और बढ़िया से समझने के लिए हमको संविधान में विभिन्न प्रकार के कुछ शब्द को समझने होंगे, जिसके माध्यम से हम ये कर सके कि जनता संप्रभुत्व कैसे होती है। तो आइए, नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आपस में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है वो चीज़ें आप देखेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए मित्र, जनता संप्रभुत्व है, इस चीज़ को समझने के लिए आप संविधान के तीनों अंगों को भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। संविधान के जो तीनों अंग हैं वो वास्तव में जनता के लिए ही कार्य करते हैं। कैसे, वो जरा समझने का प्रयास करिए। लेकिन इससे पहले आपको कुछ शब्द समझने होंगे। जैसे आप समझते होंगे कि चुनाव होता है, दो ही चीज़ है, एक चुनाव, एक चयन के माध्यम से सरकार बनती है। और ये चुनाव और चयन, इनका क्या होता है? चयन होता है, और इनका क्या होता है? चुनाव होता है। तो चुनाव किनका होगा? चुनाव जो करवाएगा वो निर्वाचन आयोग करवाएगा, और विभिन्न चयन विभिन्न आयोगों के द्वारा कराया जाता है। और आयोगों के द्वारा जो चयन किया जाता है, इन्हीं को हम नौकरशाह कहते हैं, नौकरशाह कहते हैं। और चयन प्रमोशन करके भी न्यायपालिका का जो गठन होता है वो भी कहीं ना कहीं, न्यायपालिका एक अलग अंग है, लेकिन वो उनका भी एक तरीके से कहीं आयोग परीक्षा करवाता है और फिर वो प्रमोशन होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो उसके कई फंडा हैं, लेकिन वो भी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, अब वो कैसे, अभी इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है तो आप जानते हैं कि चुनाव के संदर्भ में कई शब्द आते हैं। पहला, निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है वो उसके लिए एक जरूरी होना चाहिए, कोई राजनीतिक दल होना जरूरी है। राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक पार्टी होती है। अब ये पार्टी की बात करेंगे तो राजनीतिक दल जो पार्टी होती है और पार्टी में जब चुनाव होता है मित्र, तो जीतने वाले को सत्ता पक्ष और हारने वाले को विपक्षी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में ये सत्ता पक्ष और ये विपक्षी पार्टी कैसे बनती है। अब ये जो चुनाव होता है निर्वाचन आयोग, तो ये जो चुनाव होता है निर्वाचन में, तो चुनाव कई तरीके के होते हैं। एक केंद्र सरकार का भी होता है और एक राज्य सरकार का भी चुनाव कराया जाता है, स्थानीय स्तर पे भी चुनाव होता है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। केंद्र में भी चुनाव होता है और राज्य में भी चुनाव होता है। इसे दो पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष पार्टी किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि सत्ता पक्ष पार्टी किसे कहेंगे, चाहे केंद्र की बात करते हैं चाहे राज्य की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। केंद्र और राज्य की बात हो रही है तो हमेशा जान लीजिए कि जो जीतने वाला होता है, जो जीतने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता पक्ष कहते हैं। वही चीज राज्य में भी होगा। और जो हारने वाला होगा वह एक तरीके से सामान्यतः विपक्षी पार्टी होगा। जो चीजें विपक्षी पार्टी केंद्र में भी बनेंगी और राज्य में भी बनेंगी। ध्यान से समझिएगा। हर प्रत्याशी तो चुनाव में खड़ा होने वाला तो जीतेगा नहीं, और हर लोग की तो सरकार बनेगी नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा मित्र। अब केंद्र में आपने नाम सुना होगा, मान लेते हैं हम बात कर लेते हैं केंद्र। केंद्र में यहां पर लेते हैं, केंद्र में क्या, केंद्र में एक होता है, आपने संसद का तो नाम सुना ही होगा। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और एक अंग आप और देखेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, राष्ट्रपति। अब एक चीज ध्यान रखिएगा मित्र, समानता जो चीजें केंद्र में लागू होती है वही चीज यहां पे भी लागू होती है। हमको इसी तरीके से यहां पर अब समझना है जनता संप्रभुत्व कैसे है। अब ध्यान से सुनिएगा। संसद में लोकसभा का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राज्यसभा का भी चुनाव होता है। क्लियर? अब इसको सुनिए। लोकसभा में मान लेते हैं सीटों की संख्या कुल 545 ले लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति 2 मनोनीत करता है, अब उसको भी हटा दिया गया है, तो 543 ही माना जाएगा। अब देखते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 ही होती है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सीटों की संख्या इतनी है तो सीट में क्या सभी लोग जीत जाएंगे? इस सीट में कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग केंद्र में हारेंगे। जो केंद्र में हारेंगे उनको विपक्षी पार्टी, और जो केंद्र में जीतेंगे उनको सत्ता पक्ष पार्टी। उसी चीज के राज्य में लागू होगा। अब ध्यान सुनिए। कुछ लोग हारेंगे तो ये विपक्षी पार्टी, इनको विरोधी पार्टी भी बोला जाता है, और जो जीतेंगे वो सत्ता पक्ष पार्टी। तो जो ये सत्ता पक्ष पार्टी जीतते हैं मित्र, इन्हीं की क्या बनती है? सरकार बनती है। इन्हीं की सरकार बनती है, और इन्हीं सरकार को हम सामान्यतः कार्यपालिका या सामान्यतः इनको हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। अब इनकी सरकार बनती है, इन्हीं को कार्यपालिका, इन्हीं को मंत्री परिषद के नाम से सामान्यतः जानते हैं। क्योंकि जीतने वाला तो ये सरकार बनाएगा कि विपक्षी पार्टी नहीं। अब आपके मन में आएगा कि जो ये संसद है, इस संसद में जो लोकसभा है,
इस लोकसभा में सत्ता पक्ष पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों शामिल होते हैं, लेकिन संसद में जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा में जो जीतने वाला होता है, जिसकी सरकार बनती है, उसी को हम मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। सरकार उन्हीं की बनती है और ये तो सीट पाए रहते हैं, लेकिन ये बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं। जो राजनीतिक दल अपना बहुमत सिद्ध कर लेती है, जैसे 543, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीट तो चाहिए ही चाहिए। 272 सीट पाए गए तो ये क्या हो गया? ये हो गए इनकी बहुमत हो गया। इनका क्या हो गया मित्र? बहुमत हो गया। तो इनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी, इनकी पार्टी हार गई, लेकिन सांसद जीता है। सांसद उसे कहते हैं जो जीता है, लेकिन सरकार उसे कहेंगे जो पार्टी अपनी बहुमत को प्राप्त कर लिया है, और जो बहुमत को प्राप्त किया है उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं की मंत्रिपरिषद बनेगी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर? देखिए मित्र, ये केंद्र सरकार की बात होगी। ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार में भी आपने नाम सुना होगा विधानमंडल का। अब ये विधानमंडल में जो इम्पोर्टेंट है वो है विधानसभा। ठीक उसी तरीके से विधानसभा में भी होता है जिस तरीके से संसद में यहाँ पे होता है। संसद में यहाँ पर आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा, और विधानमंडल में देखेंगे तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, लेकिन फोकस किस पर करना है? विधानसभा। और यहाँ पर जो राज्य में जिसकी पार्टी बनती है, यानी जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर लेती है, उसकी सरकार बन जाती है। और केंद्र में जो लोकसभा में जो राजनीतिक पार्टी सिद्ध कर लेती है, उसकी सरकार बन जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये 543 सीट है, इनको चुनने वाला कौन है? बहुत सारे प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन इनको चुनने वाला कौन है? इनको चुनाव करने वाला, निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाया, तो चुनता कौन है भाई? जनता। जनता चुनती है, और ये जो चुने जाते हैं, इनमें से कुछ लोग की सरकार बन जाती है और किसी की सरकार नहीं बनती है, लेकिन वो सांसद हैं, भले वो मंत्री ना बन पाए, लेकिन सांसद हैं। समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, जब कार्यपालिका में जो ये नौकरशाह हैं, अगर इनके प्रति कोई अगर कोई क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाती है, या तो फिर जिनके सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, या जिनकी सरकार किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कहाँ बहस होती है? संसद में। क्योंकि जो ये विपक्षी पार्टी है, ये भी तो चुनकर आई हुई है, सरकार भले नहीं, लेकिन संसद तो जीता है। तो ये सत्ता पक्ष पर क्या करेगा? हमेशा अंगुली उठाएगा, हमेशा इनकी आलोचना करेगा, क्योंकि जनता ने जिसके चुना है। तो ये विपक्षी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो संसद बने हुए हैं, वो हमेशा सरकार से जवाब मानेंगे, हमेशा सरकार से जवाब मानेंगे। सरकार से जवाब मानने का मतलब मंत्री से। अब मंत्री किससे जवाब मानेगा? नौकरशाह से। विपक्षी पार्टी किससे जवाब मानेगा? बार बार विपक्षी पार्टी सरकार से जवाब मानेगा। सरकार किससे जवाब मानेगा? नौकरशाह से मांगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आप ये जान के चलिए कि संसद में पहली चीज, संसद में ये तीनों होते हैं, लेकिन लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों शामिल होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की सरकार बनती है। और संसद में जब ये बैठे रहते हैं तो जवाब सवाल इनसे भी होता है, विपक्षी करते हैं। और सत्ता पक्ष में जो चुन कर आए होते हैं, वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि मेरी आलोचना हो, मेरी सरकार जाए, और उनकी ये उम्मीद रहेगी कि अगली बार हम फिर भी सांसद बने, मंत्री बने, हम फिर मंत्री बने।
यानी कि हमारी ही सरकार बने। तो मंत्रिपरिषद में भी कई भाग होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इन सब पर मंत्रिमंडल अपना नियंत्रण किए रहती है और ये मंत्री नौकरशाह पर नियंत्रण किए रहते हैं। क्यों? किसका भय है यहाँ पर? जनता का भय है। सत्ता पक्ष पार्टी को भी जनता का भय है और विरोधी पार्टी को। लेकिन विरोधी पार्टी के लिए इसलिए ज़्यादा भय है क्योंकि विरोधी पार्टी को जनता ने चुना है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार से योजनाएं यहाँ के लिए भी पास करवाएं और कोई गलत कार्य करे तो उनको कंट्रोल करे। वो तो सांसद बना हुआ है, भले ही मंत्री ना बना हुआ है, तो यानी कि विरोधी पार्टी। और हमेशा अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है वह लोकसभा में सत्ता पक्ष के खिलाफ कौन लाता है? विपक्षी पार्टी। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए मित्र, राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है? जनता करती है। और जनता जब विधानसभा का चुनाव करती है तो विधानसभा किसका चुनाव करती है? इस राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। यानी कि राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा होती है। क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्य कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती हैं। अगर ये विधानसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों को गलत तरीके से चुन लेते हैं तो फिर विधानसभा के सदस्य अगली बार नहीं चुने जाएंगे। वो उसे सदस्य को चुनेंगे, राज्यसभा के सदस्य जो जनता के अनुकूल हों, वही विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो यानी कि विधानसभा के सदस्य राज्यसभा को सदस्य को चुनने के संदर्भ में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिसको हम राज्यसभा का सदस्य चुने वो भी जनता के प्रति क्या हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर राज्यसभा का सदस्य गलत चुना जाएगा तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? विधानसभा पर। अगर विधानसभा के राज्यसभा का प्रभाव अच्छा चुना जाता है तो भी इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब यहीं पर हम आपको और समझा देना चाहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और प्लस जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा को कौन चुने? विधानसभा के सदस्य। और विधानसभा के जो सदस्य हैं चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से भी किसकी भूमिका है? जनता की है। किसकी है? जनता की है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब भी यही है कि अगर राष्ट्रपति जनता के अनुकूल कार्य नहीं करेगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा महाभियोग जैसे प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसे प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति भी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक इसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी है। उपराष्ट्रपति को चुनने वाला कौन प्रमुखतः? राज्यसभा। और राज्यसभा को चुनने वाला कौन? विधानसभा। विधानसभा को चुनने वाला कौन? जनता। यानी कि सब जनता में भूमिका है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो सबको डर किसका है? आप देख रहे हैं कि सबको डर किसका है? जनता का है। और जनता के वोट में पावर होती है। एक वोट चाहे वह अंबानी का हो, चाहे वो एक वोट एक रिक्शे चलाने वाले का हो, ये वोट किसी को हराने और जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे जनता को अपने पावर के उपयोग करने के लिए एक समान अधिकार दिया गया है।
बस इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिक समझ थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को संप्रभुत्व क्यों कहा जाता है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन एक मैं यहाँ पर परिभाषा दूंगा, उस परिभाषा के माध्यम से भी आपको ये पता चल जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व कैसे होती है। जैसे आपने ये आप तो नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ये तो आप समझ गए होंगे। न्यायपालिका के रूप में अगर आप समझ रहे होंगे तो न्यायपालिका के रूप में भी न्यायपालिका इस बात की इजाज़त देती है कि किसी भी वर्ग के लिए रिट याचिका को दाखिल किया जा सकता है। न्यायपालिका में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि फला वर्ग के लिए आप रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकते हो। अगर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या संविधान के आधारभूत ढांचा प्रभावित हुआ है तो वहाँ पर रिट याचिका दाखिल करके आप किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो और बने हुए कानून को अपरिवर्तनीय कर सकते हो, परिवर्तनीय के रूप में, वो भी किसके लिए? जनता के रूप में। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, ऐसा किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बॉटम से टॉप तक अगर आप देखेंगे तो जनता की भागीदारी संविधान के तीनों अंग में है। तीनों अंग में जिसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, जिसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। जरा एक चीज समझिए आप, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया भी हूं, संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। संसदीय व्यवस्था में तो यही कहा जाता है ना कि जो कार्यपालिका होती है, संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या? अगर आप अनुच्छेद नंबर 75(3) में देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है मंत्रिपरिषद, इसका मतलब कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद नंबर 75(3) में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा। आखिर में संसद यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? लोकसभा क्यों लिखा गया? भाई अभी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि लोकसभा कानून बनाने के संदर्भ में राज्यसभा की अपेक्षा कहीं अधिक पावरफुल है, इसलिए हमेशा मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होगा? लोकसभा। कारण यह है कि लोकसभा में 543 सीट होते हैं और इस 543 को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की पार्टी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये सत्ता पक्ष है यही तो मंत्रिपरिषद है, जो सत्ता पक्ष है यही मंत्रिपरिषद है और जो मंत्रिपरिषद है यही की सरकार है। अगर कुछ लोगों की वजह से नौकरशाह सही तरीके से अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाया तो पहला काम तो यही होगा कि ये जो विपक्षी पार्टी है इस सत्ता पक्ष पर सवाल करेगी और हो सकता है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग विपक्ष में आ जाएं और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार का क्या हो जाए? विघटन हो जाए, यानी कि सरकार समाप्त हो जाए। लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो सरकार चली गई और जब सरकार चली जाएगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं? डर इनको किसका है? इनको चुन के कौन भेजी है? संसद।
और जिनकी पार्टी मजबूत हुई है वो मंत्रिपरिषद। यही कारण है कि नौकरशाह जिस क्षेत्र में घटना घटी होती है, पहले किसका सस्पेंड और ट्रांसफ़र होता है, पहले किसका सस्पेंड और ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है किसका, नौकरशाह लोगों का। पहले इन्हीं को सस्पेंड और ट्रांसफ़र किया जाता है कि कम से कम ये तो हो जाए कि इन्होंने सही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए इनकी जवाबदेही इनके प्रति और इनकी जवाबदेही इनके प्रति, यानी कि लोकसभा, और लोकसभा की जवाबदेही किसके प्रति होती है, जनता की, जो चुन कर भेजी है। तो ये जनता लोकसभा पे कंट्रोल, और लोकसभा में जो विपक्षी पार्टी है सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष में कुछ मंत्रिपरिषद पर, और मंत्रिपरिषद किस पर, नौकरशाह। तो इस तरीके से जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को संप्रभुत्व क्यों कहा जाता है। क्लियर। और जो ये शब्दावलियों का जो एक मकड़ जाल है, इस जाल को भेद करने में अब आपको आसानी हो गई होगी। ठीक है। बाकी लेक्चर इनसे जुड़े हुए जब हम एक एक भाग करके संविधान का पढ़ाएंगे, तब वहाँ पर आपको और चीज़ें सारी स्पष्टीकरण हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ पर सब एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए सबको समझने के लिए ये सारे बेसिक समझ आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है मित्र। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे वो हम लेकर आएंगे संविधान की विशेषताएं। ठीक है। तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।